नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। खबर के प्रायोजक हैं डलिम एमएमई स्कूल, तिवारीपुर मऊ रोड सिधारी, जे सिटी मल्टीसी स्कूल शाखाएं वैदुपुर, जाफरपुर और दारूपुर अतरैठ, स्टर्लिन हॉस्पिटल, सराय मंदराज, करतारपुर बाईपास, पैराडाइज इंटरनेशनल स्कूल, केंद्रीय विद्यालय रोड, हीरापट्टी, जीडी ग्लोबल स्कूल, करतारपुर बाईपास और वुडन टच, भौरनाथ, आजमगढ़। आजमगढ़ में लंबे समय से वांछित अपराधी की पुलिस के साथ छतवाना गांव के पास आमने सामना हो गया। पुलिस के साथ मुठभेड़ शुरू होने के दौरान उसके पैर में गोली लग गई। आरोपित के पास से तमंचा, कारतूस, 8,000 नकदी और बाइक बरामद की गई। एरोला थाना पुलिस ने बुधवार की दोपहर करीब 12 बजे आसेपुर छतवाना के पास मुठभेड़ में इंडियन गैस एजेंसी डिलीवरी वाहन से लूटकांड के आरोपित रामकृपाल सिंह निवासी अगरा घाट अम्बेडकर नगर को गिरफ्तार किया है। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में उसके बाएं पैर में गोली लग गई। इलाज के लिए उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। बदमाश के पास तमंचा, कारतूस, बाइक व लूट के 8,000 रूपये बरामद हुए। एसएचओ राजेश कुमार सिंह दोपहर में गश्त कर रहे थे। मुखबिर से सूचना मिली कि शातिर बदमाश आसेपुर छतवाना की तरफ से किसी घटना को अंजाम देने के लिए आ रहा है। वो अपने सहयोगियों के साथ पहुंचकर वाहन चेकिंग करने, इसी बीच बाइक से बदमाश के आता हुआ दिखाई दिया। वो पुलिस को देखकर पीछे मुड़कर भागने के प्रयास में उसकी बाइक फिसल गई, जिससे वो गिर गया। इसके बाद वो उठकर खेतों की तरफ भागते समय पुलिस पर फायरिंग कर दिया। पुलिस के जवानों ने अपने को बचाते हुए जवाबी फायरिंग की, जिसमें एक गोली उसके बाएं पैर में जा लगी। इससे वो लड़खड़ाकर गिर गया। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। इसके पास से तमंचा, कारतूस, 8,000 नकदी व बाइक बरामद हुई। इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य ने बताया कि 5 अप्रैल को इंडियन गैस के डिलीवरी वाहन से अपने साथी के साथ लूट किया था। उसमें आरोपित चल रहा था। इसके खिलाफ जनपद के कई थानों में गंभीर आरोप में 1 दर्जन मुकदमे दर्ज हैं। अप्रैल को थाना क्षेत्र एरोला में एक गैस एजेंसी की गाड़ी से लूट की घटना घटित हुई थी। इस घटना के अनावरण के लिए थाना प्रभारी एरोला को निर्देशित किया गया था। आज जरिए मुखबिर इनको सूचना मिली कि इस घटना से संबंधित एक बदमाश उनके क्षेत्र से जा रहा है। इस सूचना पर थाना प्रभारी एरोला मौके पर गए। उनके द्वारा बदमाश को रोकने का प्रयास किया गया। इस बदमाश के द्वारा पुलिस पार्टी पर फायरिंग की गई। पर्याप्त चेतावनी के बावजूद भी न मानने पर पुलिस पार्टी के द्वारा भी आत्मरक्षा कंट्रोल्ड फायरिंग की गई, जिसमें इस बदमाश को बाएं पैर में गोली लगी। इसका नाम रामकृपाल सन ऑफ आद्या प्रसाद, जो थाना जैतपुर, जिला अम्बेडकर नगर का रहने वाला है। इसके ऊपर 12 से अधिक संख्या में मुकदमे दर्ज हैं। ये आपराधिक इतिहास अभी तक तस्दीक हुआ है। पूछताछ में इसके द्वारा घटना में अपनी संलिप्तता बताई गई। इसके पास से एक अवैध तमंचा 315 बोर, 2 खोखा कारतूस, 1 जिंदा कारतूस और घटना में लूटे गए 8,000 रुपये बरामद हुए हैं। एक मोटरसाइकिल भी इसके पास से बरामद हुई है। विस्तार में इससे पूछताछ की जा रही है। अपराधियों के विरुद्ध जनपद पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। प्रदेश के मुख्यमंत्री व भाजपा जिला अध्यक्ष पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने पर भाजपा किसान मोर्चा के जिला महामंत्री ने सदर अस्पताल के एसआईसी व एक डॉक्टर के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कराई है। शहर कोतवाली में भाजपा किसान मोर्चा के जिला महामंत्री अमित कुमार राय निवासी निराला नगर ने तहरीर देकर आरोप लगाया कि वो 5 दिन पूर्व 21 अप्रैल को एक मरीज को देखने के लिए जिला अस्पताल में पहुंचे थे कि अस्पताल के पास में अस्पताल के सीएमएस व अन्य लोगों के सामने जिला अस्पताल के चिकित्सक डॉक्टर चंद्रहास सार्वजनिक तौर पर सीएम योगी आदित्यनाथ और जिले के भाजपा जिला अध्यक्ष ध्रुव कुमार सिंह व अन्य नेताओं को अपमानजनक शब्दों का प्रयोग कर रहे थे। जब उन्होंने इसका विरोध किया और मोबाइल निकालकर वीडियो बनाने लगे तो वो भागने लगे। वो उनसे उनका नाम पूछते रहे, लेकिन उन्होंने अपना नाम नहीं बताया। इस घटना से वो मानसिक रूप से आहत हुए। भाजपा नेता की तहरीर पर पुलिस ने एसआईसी और डॉक्टर के खिलाफ तहरीर दर्ज कर मामले की छानबीन में जुटी है। तो वहीं शहर कोतवाल ने बताया कि भाजपा महामंत्री द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मामले की छानबीन की जा रही है। छानबीन के बाद जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि डॉक्टर चंद्रहास पहले भी विवादों में रहे हैं। उन्होंने कुछ महापूर्व अधिकारियों और नेताओं के खिलाफ भी बयानबाजी की थी, जिसका ऑडियो वायरल हुआ था। जैसे डॉक्टर साहब, मैं एक आम आदमी था, आपसे मेरा कोई विवाद है? नहीं, कोई विवाद नहीं। कोई मेरा काम है? कोई काम नहीं है। कोई काम था भी नहीं मेरा। मैं एक आम आदमी हूँ। आम आदमी की तरह भाई मैं वहाँ खड़ा हो गया। जी जी भाई, सार्वजनिक स्थान है हॉस्पिटल। हॉस्पिटल एक सार्वजनिक स्थान है। आम आदमी की तरह मैं भी खड़ा हो गया। हल्का फुल्का भाई नमस्ते सीएमएस साहब को हमने किया। भाई सीएमएस है, मैं जानता हूँ, वो हमें नहीं जानते होंगे। क्या कोई जरूरी नहीं कि सीएमएस भी हमको जानते होंगे? हमने नमस्ते किया। भाई सीनियर अफसर हैं। लेकिन आप लोग बीजेपी के नेताओं के खिलाफ, मुख्यमंत्री जी के खिलाफ, हमारे आपको जो बोला मैं आपको आप सुने ही जो बोले तो हम ये बोले हमारा कारण यहाँ के जो बीजेपी के नेता है कोई काम नहीं
उनको वो कह रहे थे कि हमको 92,000 वोट मिला, हम कहते थे किसी काम का 92,000 नहीं आपका। नहीं, आपने कहा जूता पालिश करवाने लायक है, नहीं मतलब ये सारी बातें आपने अशब्द सब नहीं देखिए डॉक्टर साहब, देखिए आपने वहाँ अशब्द शब्दों का प्रयोग किया, और नहीं आपके इस मर्यादा के खिलाफ है ऐसे शब्द नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, मान लीजिए आपके और सार्वजनिक स्थानों पे कह रहे हैं। लेकिन मैं कह रहा था उनको जी, वो हमको कह रहे थे, हम उनको कह रहे थे कि आपका 92,000 कोई मतलब का भैया क्या बैठा, फिर आप जैसे भाई जैसे गुड्डू मिश्रा जी के विषय में भी आप वहाँ बोले नहीं क्यों नहीं, हम एक बात करें, हम जो बोले हम गुड्डू मिश्रा जी के खिलाफ नहीं बोल रहे थे गुड्डू जी के खिलाफ कि भाई इनकी औकात नहीं थी कि या चुनाव जीत पाए, ये ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए जो है यहाँ के नेता कोई। 92,000 में उस पर हम कर रहे थे, 92,000 आपका कोई काम का नहीं। आप मुख्यमंत्री चाहे जैसे भी हो या हमारा अध्यक्ष चाहे जैसे भी हो, हमारे लिए तो भाई आदड़ी है। जेएससीटी मॉन्टेसरी स्कूल शाखाएं रैदपुर, जाफरपुर और दारूपुर अथरेट आजमगढ़। एडमिशन ओपन फॉर क्लास LKG to 12 इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त एकीकृत परीक्षा हेतु विशेष तैयारी। कुशल एवं योग्य शिक्षकों द्वारा शिक्षण व्यवस्था, हवादार एवं स्वच्छ वातावरण, वाहन सुविधा उपलब्ध, छात्रवृत्ति की सुविधा उपलब्ध, जनरेटर की सुविधा। अपने बच्चों की मजबूत नींव और उज्जवल भविष्य के लिए संपर्क करें जेएससीटी मॉन्टेसरी स्कूल। बलिया में यूपी बोर्ड पेपर लीक मामले में पिछले 28 दिन से आजमगढ़ जेल में बंद बलिया के 3 पत्रकारों को आज जमानत पर रिहा किया गया। 28 दिन बाद जेल से बाहर आए पत्रकारों का बलिया व आजमगढ़ से पहुंचे पत्रकारों ने माला पहनाकर स्वागत किया। जिला मुख्यालय पर प्रमुख समाचार पत्र के संवाददाता अजीत कुमार ओझा, नगरा क्षेत्रीय संवाददाता दिग्विजय सिंह, नगरा के ही मनोज गुप्ता को तमाम संगीत आरोप लगाकर मुकदमा दर्ज कर जेल में बंद कर दिया गया था। पत्रकारों ने अपने साथ हुए प्रशासनिक व पुलिस उत्पीड़न को बयां किया, वहीं सच को उजागर करने से नाराज प्रशासन पर प्रताड़ना का आरोप लगाया। उन्होंने बीते दिनों में पत्रकारों के समर्थन में चले आंदोलनों को धन्यवाद दिया और कहा कि इसी का असर था कि प्रशासन को झुकना पड़ा और मुकदमों को वापस लेना पड़ा, जिसके चलते उनकी रिहाई संभव हो सकी है। अजीत कुमार ओझा, जिन्होंने प्रशासन को आउट पेपर को व्हाट्सएप पर साझा किया था, उन्होंने पहले भी संस्कृत के पेपर में भी पेपर के लीक होने की बात कही, लेकिन प्रशासन ने संपन्न करा लिया था। अंग्रेजी का पेपर भी आउट हुआ और वायरल हो रहा था, जिस पर प्रशासन से जब पूछना चाहा तो उल्टे ही फंसा दिया गया। मनोबल को तोड़ने की बहुत कोशिश की गई और लग रहा था कि मानो बहुत बड़े माफिया पर कार्रवाई कर रहे थे, जबकि बिना प्रशासनिक मिलीभगत के पेपर आउट होना मुश्किल है। पूरा मामला ये था कि यूपी बोर्ड परीक्षा शुरू होने वाली थी 26 मार्च से। इसके पहले बलिया में बोर्ड परीक्षा की कापियां बिकने लगी बाजारों में, बलिया में बिक रही थी। अमर उजाला ने 23 मार्च को एक बिक रही कापियों के साथ खबर छापी और प्रशासन ने उसे नकारा, फर्जी बताया कि फर्जी चीज़। हालांकि वही कापी पकड़ी गई है। इस समय कापी प्रशासन ने पकड़ा है किसी स्कूल से, लेकिन उस समय नकारा। उसके बाद हम लोगों ने जो है कि ना अपना जब चर्चा शुरू हुआ कि बड़े पैमाने पर नकल की खेल जारी है, तो हम लोगों ने प्रयास किया कहीं से जो है कि ना कुछ मिल जाए तो अखबार के लिए खबर मिल जाए। तो उसमें अब हम लोग को जो वायरल हो रहा है जो है कि ना अपना संजोग से आ गया मोबाइल पर संस्कृत का पेपर था हाई स्कूल का, और वो खबर छपी। और उसी दिन जिस दिन संस्कृत का वायरल हो रहा था और वो अखबार को हम लोग भेज रहे हैं, उसी दिन अंग्रेजी का पेपर वायरल होने लगा, पेपर। और उसको अखबार ने दूसरे दिन जो है कि ने 30 तारीख को छाप दिया। और 30 तारीख को जब खबर छपती है अमर उजाला में, तो बलिया का जिला प्रशासन पूरी तौर पर मैंने समझिए कि हम तीनों लोगों पर हमला बोल देता है। सबसे पहले अजीत ओझा जी को उठाता है, DYS को उठाता है, और उसके बाद जो है कि ना हम मुझे और मनोज को एडिशनल SP और SP दोनों ढूंढने निकल पड़ते हैं। जानकारी मिलती है कि ढूंढे तो हम लोग फ़ोन करते हैं कि हम लोग हैं, कहाँ मिलने गए, तो बताते हैं कि नगरा आइए, डाक बंगले पर कुछ बात करनी है। और जब हम लोग जाते हैं तो उठा करके जो है कि ना रसना कोतवाली में बंद कर देते हैं उस दिन शाम को। आरोप क्या लगाए? आरोप यही IT एक्ट, परीक्षा
अधिनियम 420, 467, 471 और 120B। नहीं, आप लोग तो पर्चा जो लीक हो रहा था उसको तो ऐसे मीडिया पर्सन आप लोगों ने सर्कुलेट किया जी, अखबार को छापा, तो फिर आपको दोषी क्यों बना दिया? और प्रशासन अपनी कमी छिपाने के लिए, ताकि ये अखबार में उजागर न होने पाए बार बार, जो तो इसलिए जो है कि दमन, वो दबाव की राजनीति कर रहे हैं, दबाव हो जाए ताकि दमन करना, वो मीडिया मीडिया को दमन करके दबाना चाहते थे अपने भ्रष्टाचार उजागर न हो पाए। संस्कृत वाले आउट पर्चे को बलिया जिला प्रशासन और शिक्षा विभाग ने पूरी तन्मयता से उस परीक्षा को करा दिया और ये कहा कि संस्कृत का कोई पर्चा आउट नहीं हुआ। वही पॉलिसी 30 मार्च को भी जिला प्रशासन अपनाए हुए था कि भले छपा है लेकिन पत्रकारों की आवाज़ को दबा के और परीक्षा को करा लिया जाए। लेकिन यह आप मीडिया बंधुओं और आप मीडिया जगत से जुड़े लोगों का साथ रहा, सहयोग रहा कि जिला प्रशासन को बैकफुट पे होना पड़ा। भले ही हम लोगों को 27-28 दिन जेल में रहना पड़ा, लेकिन जिला प्रशासन की कलई खुली और सच सामने आया। जिला प्रशासन पूरी तरह से ये चाह रहा था कि मीडिया की, खास करके पत्रकारों की आवाज़ को, मुंह को बंद कर दिया जाए, कुछ चुनिंदा लोगों को पकड़ के जेल में डाल दिया जाए और भय। प्रशासन की भूमिका क्या रही इसमें? प्रशासन की भूमिका लीक मामले में पूरी तरह से संदिग्ध है। प्रशासन एक्यूज को पकड़ने की बजाय जो सूचना दिया, जो इन्फॉर्मेशन दिया, उसी को आरोपी बनाया। तो इससे स्पष्ट है कि प्रशासन की भूमिका क्या है। अभी आप लोग क्या करेंगे? अब तो आप छूट गए हैं, लेकिन एक बड़ी बात नहीं, है कि मीडिया की तरफ से प्रहार किया गया, जिन साथियों ने दोषी हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई, जिन साथियों ने के लिए संघर्ष किया, दिन रात एक किया, उनकी सहमति से, उनकी राय से आगे का कदम उठाया जाएगा। अगर संभव होगा, अधिकारों की बात आएगी, तो प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया तक का दरवाजा खटखटाने से हम लोग नहीं हिचकेंगे। अच्छा अजीत जी, आपसे इस दरमियान 18 दिन के अंदर जितनी भी बातें रहीं, क्या SIT की टीम या कोई इस तरीके की पुलिस की टीम या कोई जांच एजेंसी आपसे पूछताछ? जी, जिस दिन 30 मार्च को रात में मुझे यहाँ शिफ्ट किया गया जेल में, उसी समय रात में 2 बजे SOG आजमगढ़ की टीम ऐसे मुझको घेर ली जैसे मैं बहुत बड़ा अपराधी था। मुझसे करीब 2 घंटे तक पूछताछ की गई, रात 12 बजे से लेकर रात 2 बजे तक। मैंने सारी बात बता दी। इससे पहले बलिया DM ने मुझसे 29 मार्च को भी पूछा था कि आपको ये जानकारी कहाँ से मिली, कैसे मिली। हमने उनको बताया था, हमने ये भी कहा था कि देखिए सर, पत्रकारिता का ये धर्म नहीं है कि सूत्र बताया जाए, लेकिन आप बहुत दबाव बना रहे हैं तो हम आपको सूत्र बता रहे हैं। हमारे नगरा संवाददाता ने हमको ये भेजा है और मैं आपको और DIS को भेज रहा हूँ। 30 तारीख को बलिया DM ने मुझे फ़ोन किया और फ़ोन करके कहा 9:30 बजे दिन में कि अजीत, आपको अंग्रेजी वाला पर्चा कहाँ से मिला है? अगर मिला है जो आपके अखबार में छपा है अमर उजाला में, तो थोड़ा हमको भेज दीजिए। हमने अपने ब्यूरो से बात की, संदीप सौरभ सिंह जी से, उनसे कहा कि सर ऐसी ऐसी बात है, बलिया DM पर्चा मांग रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि यार देखना, ये लोग अच्छे लोग नहीं हैं। पूर्व में इतिहास रहा है बलिया में कि जो इन्फॉर्मेशन दिया है उसी के खिलाफ, उसी पत्रकारों के खिलाफ ये लोग कार्रवाई करते रहे। तो ठीक है, तुम भेज दो, DM मांग रहा है। तो हमने कहा कि बलिया DM कह रहे हैं कि यार तुम बलिया DM से बात कर रहे हो, तुमको कुछ नहीं होगा, तुम केवल ये बताओ कि तुमको मिला कहाँ से, थोड़ा भेज दो हमको मिलान कराना है। हमने उनको व्हाट्सएप पे भेजा। उसके बाद हमको 12 बजे एक्यूज बना के हमारे ऑफिस से उठाया गया। और DM ने आपसे सहयोग मांगा, आपने सहयोग किया, DM ने आपको अभियुक्त बना दिया। बिल्कुल उठा तो उसे उजागर किए। हमारे कहीं ना कहीं जिले के जिलाधिकारी और कप्तान इसमें लिप्त थे। अपनी कमियां छिपाने के लिए हम लोगों पर कार्रवाई किया गया कि हम वो प्रशासन ने अपना गला बचाने के लिए पत्रकारों को बलि का बकरा बना दिया। जी, उसके बाद हम लोग मुकदमा दायर किया, हम लोग भेज दिया। जो हमारे सूत्र को भी इसी जेल से छूट महसूस किया। जो 28 दिन हम लोग कैसे कटाए वो तो हम लोग जानते हैं, हमारे परिवार के लोग जानते हैं, और रही बात की जो साथी हम लोग लड़ाई में थे वो जानते हैं। डेलिम सनबीम स्कूल, तिवारीपुर, मऊ रोड, आजमगढ़। एडमिशन ओपन फॉर न्यू सेशन, प्ले ग्रुप टू क्लास 9। स्पेशल फीचर्स, स्मार्ट क्लास अवेलेबल, साइंस, कंप्यूटर लैब एंड लाइब्रेरी, इंडोर एंड आउटडोर स्पोर्ट्स फैसिलिटीज, experienced teachers, monitoring with CCTV camera, transport facility. Give your child a quality education. Dalim Sunbeam School, तिवारीपुर, मऊ रोड, आजमगढ़। शादी समारोह में जबरन घुसकर वीडियोग्राफी करने पर मंचलों ने घर में घुसकर कई लोगों को मारपीट कर किया घायल। मौके पर पहुंची पुलिस दो पक्षों को लेकर थाने आई। शहर कोतवाली के गुरुटोला निवासी रविशंकर पांडे के यहाँ 24 अप्रैल को वैवाहिक कार्यक्रम था।
उनके छोटे भाई का रिसेप्शन कार्यक्रम अग्रवाल धर्मशाला आसिफगंज में आयोजित था। कार्यक्रम के दौरान मोहल्ले के ही कुछ लोग बिना आमंत्रित किए शादी समारोह में प्रवेश किया और वहां वीडियोग्राफी करने लगे। शिकायतकर्ता संगीता पांडे ने आरोप लगाया कि ये लोग वहां महिलाओं के साथ अभद्रता कर रहे थे, जिसको लेकर विवाद हुआ। फिर वहां पर मौजूद कुछ मनचले जो शराब के नशे में धुत थे, जिन्होंने रिसेप्शन कार्यक्रम में फायरिंग की। उसके बाद वो लोग वहां से फरार हो गए। उनके इस कृत्य का हम लोगों ने विरोध किया तो सोमवार रात करीब 9 बजे काफी संख्या में लोग हमारे मंदिर, जिसके बगल में हम लोग रहते हैं, पर जबरन घुस गए। महिलाओं के साथ ही परिवार के कई सदस्यों को जमकर मारा पीटा। गंभीर मारपीट की सूचना पर मौके पर पुलिस पहुंची और स्थिति को नियंत्रण किया। पुलिस दोनों पक्षों को लेकर शहर कोतवाली आई। इस मामले में पीड़ित पक्ष ने शहर कोतवाली में तहरीर दी है। सर, हमारे घर पे कल बहुभोज का कार्यक्रम था, रिसेप्शन था। उसमें बिना इनवाइट किए हुए, हम लोगों ने इनवाइट भी नहीं किया था, उसके बावजूद रामचंद्र, शुभम, संदीप, दीपक, एक कल्लू, ये सारे लोग जो है ज़बरदस्ती हमारे एक समारोह में घुस आए। घुस आने के बाद ये लोग जो है हमारे घर की महिलाओं को वीडियो जूम करके ये लोग उनका फ़ोटो बनाने लगे। बहू बेटियां नाच वाच रही थी उसमें फंक्शन में, तो ये लोग उनका वीडियो बनाने लगे। इस पर हम लोगों ने उनको मना किया। हम लोगों ने मना किया, ये लोग काफ़ी दारू भी पिए हुए थे। उसके बाद इन लोगों ने हवाई फायर कई राउंड कर दिया, उसमें अफरा तफरी मच गई। लेकिन ये लोग वहाँ से भाग लिए, जान से मारने की धमकी दिए और बोले कल तुम्हारे मंदिर में हम लोग आग लगा देंगे, बच्चे को तुम्हारे ख़त्म कर देंगे। ये लोग वहाँ से भाग गए। उसके बाद जो है सुबह से ये लोग फिर धमकी, सुबह मंडरा रहे थे ये लोग मंदिर पे, कई बार आए, धमकी दिए। तो हम लोगों ने इनके घर वालों को बताया, इनके घर वाले आके माफ़ी मांगे, तो हम लोगों ने बात आई गई हो गई। लेकिन फिर आज शाम को 8:40 पर ये शुभम, दीपक और कल्लू, रामचंद्र और कई सारे लोग जिनको हम नाम नहीं जानते हैं सर, वो लोग आज हमारे मंदिर में ज़बरदस्ती लाठी, डंडा, धारदार हथियार लेकर के ये लोग हमारे मंदिर में घुस आए। उसके बाद कई सारे लोग, बहुत ज़्यादा कई संख्या थी जिसको हम बता नहीं सकते कि वो कौन लोग थे। वो लोग हाथ में ईंट पत्थर लिए हुए, महिलाएं भी थीं, सारे लोग आकर के मंदिर में ईंट पत्थर चलाने लगे और जो जहाँ मिला वहाँ मारने लगे। यहाँ तक कि 93 साल के हमारे ससुर हैं बुजुर्ग, उनको भी इन लोगों ने मारा, हमारी सास को भी मारा। हमारे घर के कई सारे लोग, बहुएं घायल हैं। एक हमारी बहू गर्भवती है, उसकी पेट में पटक करके शुभम उसकी पेट में लात मार दिया बाबू। और हमारे घर का एक लड़का जो अभी लगभग 15 या 16 साल का है, वो हॉस्पिटल में ज़िंदगी और मौत से जूझ रहा है। उसके सर में इन लोगों ने मार दिया है। कई लोगों को धारदार हथियार से ऐसे चोट लगी हुई है बाहों पर। क्या चक्कू वगैरह लिए थे क्या? लिए थे ये लोग धारदार हथियार, जिससे ये लोग फल वल काटते हैं। तो आज आप यहाँ पे कोतवाली में सर हमने एप्लीकेशन दे दिया है अभी। तो एप्लीकेशन आप दी थी, क्या आपको मतलब धमकी वगैरह मिल रहा था? हमको धमकी तो अभी यही कोतवाली में ही दी जा रही थी, अभी यही दी जा रही थी। हम उस व्यक्ति को सर हम पहचानते नहीं है जो धमकी दे रहा था कौन है, क्योंकि हम क्या कह रहा था वो? कह रहा था कि तुम लोगों को SC/ST के मुकदमे में फंसाएंगे, तुम्हारे घर की बहू बेटियों को उठा ले जाएंगे वहीं मंदिर से ही हम लोग। कितने लोग इंजर्ड हुए हैं? हमारे घर बच्चा एक कोचिंग चलाता है, तो कोचिंग में जब भी लड़कियां पढ़ने आती हैं बाबू, ये सब उन लड़कियों को भी रास्ते में ये लोग छेड़ते हैं। आए दिन की ये सब बात है। तो कितने लोग इंजर्ड हुए हैं आपकी तरफ से? हमारे घर में सर ब्रह्मदयाल, रवि, वुडन टच भवरनाथ आजमगढ़, अ कंप्लीट हार्डवेयर स्टोर। हमारे यहाँ ब्रांडेड प्लाईवुड, फ्लश डोर, डिजाइनर डोर, PVC डोर, 4 माइका, फैंसी हार्डवेयर, किचन की चिमनी एवं मॉड्यूलर किचन की एक्सक्लूसिव रेंज उपलब्ध। अपने आशियाने में लगाइए 4 चांद, पहुंचिए वुडन टच भवरनाथ आजमगढ़। विगत 1 माह पूर्व बलिया जनपद के जिला प्रशासन द्वारा पेपर लीक मामले में फर्जी ढंग से फंसाकर जेल भेजे गए तीनों पत्रकारों के रिहा होने पर जनपद के पत्रकारों द्वारा उनका जोरदार स्वागत अभिनंदन किया गया। मंगलवार को सिधार स्थित होटल पार्क ग्रीन के सभागार में आयोजित अभिनंदन समारोह में बलिया के क्रांतिकारी पत्रकार दिग्विजय सिंह, अजीत ओझा एवं मनोज गुप्ता का जेल से रिहा होने पर माल्यार्पण कर स्वागत किया गया। इस अवसर पर दिग्विजय सिंह ने कहा कि जिला प्रशासन चाहे जितना भी जुल्म ढाले, वो झुकने वाले नहीं हैं। जनता व समाज के हित के लिए उनकी कलम हमेशा चलती रहेगी। अन्याय और जुल्म का विरोध न करना भी जुल्म के साथ खड़ा होने के बराबर है। पत्रकारिता समाज का दर्पण है। जिला प्रशासन ने जिस तरह से अपनी खामियों को छिपाने के लिए पत्रकारों को प्रताड़ित कर गिरफ्तार करवाया, उसकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम है।
उन्होंने कहा कि जब तक बलिया के जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक का निलंबन और स्थानांतरण नहीं हो जाता तब तक पत्रकारों की लड़ाई जारी रहेगी। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पत्रकार अजीत ओझा व मनोज गुप्ता ने कहा कि पत्रकारिता को जीवंत रखने के लिए उन्हें एक नहीं कई बार जेल जाना पड़े तो पीछे नहीं हटेंगे। आज डर का माहौल बनाकर निष्पक्ष पत्रकारिता का गला घोटने का काम हो रहा है। कार्यक्रम की अध्यक्षता अशोक वर्मा और संचालन विजय कुमार देवव्रत ने किया। इस दौरान वरिष्ठ पत्रकार संदीप उपाध्याय, सुभाष चंद्र सिंह, धर्मेंद्र श्रीवास्तव, राम सिंह गुड्डू, मनोज जायसवाल, रत्न प्रकाश त्रिपाठी, सचिन श्रीवास्तव, राम सिंह यादव, विवेक गुप्ता, खुर्रम आलम नुमानी, देवव्रत श्रीवास्तव, अरविंद सिंह, विभास सिन्हा, उदयराज शर्मा, राजू प्रजापति, राजीव कुमार सिंह, ओम अग्रवाल, हेमेंद्र सिंह, हीरू, विकास विश्वकर्मा, राम शकल यादव, शीतला प्रसाद, सूरज जायसवाल, प्रदीप यादव, धीरज वर्मा आदि पत्रकार उपस्थित रहे। सबसे बड़ा सवाल ये है कि 30 मार्च को जिला प्रशासन, खासकर बलिया जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने मुझे पर्चा लीक करने के मामले में आरोपी बना के विभिन्न मुकदमों में, विभिन्न धाराओं में निरुद्ध करके जेल भेज दिया। लेकिन वही जिला प्रशासन 27-28 दिन बाद पता नहीं किन परिस्थितियों में स्वतः उन दफाओं को हटा के अब मुझे बाहर निकाल रहा है। जिस 420 में मुझे अंदर किया था वही जिला प्रशासन 27-28 दिन मुझे जेल में रख के और मुझे बाहर निकाल रहा है और कह रहा है कि आपका कोई कसूर नहीं है। समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर जिला प्रशासन को यह हक किसने दिया कि वो मेरे मान सम्मान के साथ खिलवाड़ करे और 27-28 दिन तक मुझे, जब वो मुझे निर्दोष मान रहा है तो मुझे जेल में रखे। सबसे बड़ा सवाल ये है। देखिए, बलिया जिलाधिकारी ने मुझे विश्वास में लेके ये कहा था कि आप केवल ये बता दीजिए कि ये कहाँ, किस क्षेत्र से वायरल हो रहा है। हमने उनसे कहा था कि पूर्व का जो बलिया का इतिहास रहा है, जो पत्रकार साथी जानकारी देते रहे हैं या पुष्टि करते रहे हैं खबर की, उनको ही आरोपी बनाया जाता रहा है। तो बलिया डीएम का ये कहना था कि अरे यार अजीत, आप बलिया डीएम से बात कर रहे हो, आपके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। लेकिन मुझको तो छोड़िए, मुझे जिस सूत्र ने दिया, जिस सूत्र ने मुझे यह जानकारी दी कि पर्चा वायरल हो रहा है, उस सूत्र को भी जिला प्रशासन एक्यूज बना के जेल में डाले हुए हैं। अपना गला बचाने के लिए या अपनी कलाई न खुल जाए, इसलिए जिला प्रशासन के डीएम और एसपी दोनों हम लोगों को जेल भेजे, क्योंकि वो नकल कराने पर आमादा थे और हम सच को उजागर करने पर आमादा थे। परिणाम हुआ कि जिला प्रशासन ने हमको जेल भेज, हम लोगों को जेल भेज दिया, तीनों साथियों को, और इसके सिवाय कुछ है नहीं। वो भ्रष्टाचार में लिप्त थे और हम भ्रष्टाचार को उजागर कर रहे थे। और हम सभी साथियों को बधाई देते हैं, मीडिया के सभी साथियों को, जिन्होंने साथ हम लोगों का दिया। और आज जिला प्रशासन बैक फुट पर है और अपनी गलती की वजह से जो धारा लगाया वो हटा भी रहा है। तो लगाया क्यों? जब हम अपराधी थे तो लगाया क्यों? और अपराधी नहीं तो हटा रहे थे। इसका मतलब यही है कि डीएम और एसपी दोनों अपराधी हैं और हम बेगुनाह हैं, आज साबित हो गए। आज सच निकला और झूठ जो है कि ना उनके सामने आ रहा है। आगे क्या लड़ाई होगी? आगे लड़ाई जारी रहेगी। डीएम और एसपी जब तक ट्रांसफर नहीं होता है तब तक जो है लड़ाई जारी रहेगी। उत्तर प्रदेश परिवहन निगम से संबद्ध राष्ट्रीय संघर्ष समिति EPS 95 का ये धरना मंगलवार को उत्तर प्रदेश सड़क परिवहन निगम आजमगढ़ के क्षेत्रीय प्रबंधक कार्यालय पर संपन्न हुआ। क्षेत्रीय अध्यक्ष ओमकार नाथ तिवारी ने धरने की अध्यक्षता की। धरने का संचालन समिति के मंडल सचिव रामफेर उपाध्याय ने किया।
मुख्य अतिथि प्रादेशिक संगठन मंत्री ए.के. राय रहे। धरने के दौरान उत्तर प्रदेश परिवहन निगम से सेवानिवृत्त कर्मियों ने एसीपी सुविधा की स्वीकृति बहाल करने और इससे संबंधित एरियर का भुगतान करने हेतु मांग की। सेवानिवृत्त कर्मियों ने बताया कि 1 महीना पूर्व ही इस आशय की नोटिस जारी हुई थी, किंतु क्षेत्रीय प्रबंधक आजमगढ़ द्वारा इस पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। सेवानिवृत्त कर्मियों का कहना था कि एसीपी का प्रकरण निस्तारित होने तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। 15 मई तक अगर उनकी एसीपी नहीं लगाई जाती है तो वो अनिश्चितकालीन धरने के लिए मजबूर हो जाएंगे। धरने के दौरान उन्होंने उच्च अधिकारियों पर भ्रष्टाचार का आरोप भी जड़ा। सेवानिवृत्त कर्मचारियों के ईपीएस की स्वीकृति के लिए किया जा रहा है। 2010 में ईपीएस का आदेश आया। 12 साल करीब बीत जाने के बाद भी रिटायर्ड कर्मचारियों को अब तक एसीपी का लाभ नहीं दिया गया। मजबूर होकर के संगठन ने 31 मार्च को एक नोटिस दिया था, जिसकी कापी माननीय मुख्यमंत्री जी को भी गई थी। उसमें यह आरोप लगाया गया था कि ये क्षेत्रीय प्रबंधक और सेवा प्रबंधक दोनों पदधारक एक ही हैं, बीके सिंह जी, बिना रिश्वत के ये किसी का एसीपी स्वीकृत नहीं करते। 20,000 से लेकर के 30,000 रुपये तक इनका ये बंधा हुआ रकम है। इतना पाने के बाद तो वो एसीपी देते हैं। रिटायर्ड कर्मचारी 1,000-1,200 रुपया पेंशन पाने वाला ये 20-25 हज़ार रुपया देने की स्थिति में नहीं है। ऐसी दशा में सारे कर्मचारी एसीपी के लाभ से वंचित हैं। जी, ये धरना कार्यक्रम परिवहन मंत्री जी ने कहा था 2 दिन का समय हमें दीजिए। 23 तारीख को आए थे, उन्होंने कहा 2 दिन का हमें समय दीजिए, हम एसीपी लगवा देंगे। तो आज उनके अनुरोध पर यह धरना कार्यक्रम स्थगित किया जा रहा है। 15 मई तक अगर ये हमारा एसीपी का प्रकरण निस्तारित नहीं कर रहे हैं तो 18 मई से अनिश्चितकालीन धरना फिर इनके कार्यालय के सामने चलेगा। स्टर्लिंग हॉस्पिटल सराय मंदराज करतारपुर बाईपास आजमगढ़ डॉक्टर ए.के. त्रिपाठी शुगर, बीपी, थायराइड, गैस्ट्रोलॉजी, हृदय रोग, गुर्दा रोग, मानसिक रोग, न्यूरो रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सोनल पाटिल, स्त्री प्रसूति एवं बाजपन रोग विशेषज्ञ डॉक्टर डी.के. पटेल, दमा, टीबी, सीओपीडी, खांसी में खून आना, फेफड़े में पानी मवाद, निमोनिया, स्टोफीलिया, खर्राटे आना, फेफड़े का कैंसर। सुविधाएं आईसीयू, ईसीजी, पैथोलॉजी, प्राइवेट वार्ड, जनरल वार्ड, सुसज्जित ऑपरेशन थिएटर, इमरजेंसी सेवा 24 घंटे उपलब्ध। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी आदेश 2018 के क्रम में सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी जनपदों के अपने मातहतों को आदेश जारी किया था, जिसके तहत मंगलवार को मुबारकपुर पुलिस व प्रशासन ने 80 मस्जिदों मंदिरों में आवश्यकताओं से अधिक लाउड स्पीकर लगाने को संज्ञान में लेकर अधिशासी अधिकारी प्रतिभा सिंह, प्रभारी निरीक्षक योगेंद्र बहादुर सिंह व चौकी प्रभारी कस्बा राजीव कुमार सिंह मैफोर द्वारा कस्बा मुबारकपुर व आसपास में स्थित मंदिर व मस्जिदों पर लगे लाउड स्पीकरों को हटवाने का आदेश दिया। कई स्थानों पर खुद खड़े होकर उतरवाने की कार्रवाई प्रशासन ने की। अधिशासी अधिकारी प्रतिभा सिंह, थानाध्यक्ष योगेंद्र बहादुर सिंह ने बताया कि ध्वनि का रेंज 55 डेसिबल दिन में तो 40 डेसिबल रात्रि में होना है और प्रत्येक मस्जिदों मंदिरों में एक लाउड स्पीकर होना चाहिए। प्रशासन की उक्त कार्रवाई की चर्चा जोरों पर है और सभी वर्ग के लोगों ने न्यायालय के आदेशों को सराखों पर बिठाया है। इस कार्रवाई में अम्बरीश, राजस्व निरीक्षक अवधेश कुशवाहा, सदाम, सुधीर कुमार आदि लोग उपस्थित थे। ऑर्डर है, हम उसको फॉलो करेंगे, हम एक महीने वाले उसका सबको पालन करना चाहिए और क्या, ताकि शांति व्यवस्था बनी रहे। ठीक है। मंगलवार को कोलघाट कोलबाग बहादुर के निवासियों ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंप क्षेत्र को बाढ़ की समस्या से निजात दिलाए जाने की मांग की। क्षेत्रवासियों का कहना था कि लगभग आधे शहर व कोलघाट के नाले का पानी लाल डिग्गी से हमारे मोहल्ले स्थित नाले से होता हुआ बवाली मोड़ पर फाटक नंबर 1 के द्वारा नदी में जाता है। इस नाले पर कुछ लोगों द्वारा अतिक्रमण कर लिया गया, जिस पर जिम्मेदार अधिकारियों द्वारा अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई, न ही जाम पड़े नाले की ही सुध ली गई, जिससे मोहल्लेवासी काफी निराश व उद्वेलित हो रहे हैं। समस्या से पूर्व जिलाधिकारी महोदय को अवगत कराया था। उन्होंने इस प्रकरण पर ईओ नगर पालिका को सफाई के लिए व एसडीएम सदर से अवैध कब्जे के लिए आख्या मांगी थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो सकी, जिसके चलते मोहल्ले वासियों की समस्या दिन प्रतिदिन जटिल होती ही जा रही है। यदि समय रहते उचित कार्रवाई नहीं की गई तो पूरा कोलबाग बहादुर सहित मातबरगंज, बागेश्वर नगर, कोल पांडे आदि मोहल्ले बाढ़ में डूब जाएंगे। ज्ञापन के जरिए उन्होंने जिलाधिकारी से नाले पर से अतिक्रमण हटवाने एवं नाले की सफाई समय से करवाने की मांग की, जिससे हजारों परिवारों को संक्रामक रोग एवं बाढ़ से निजात मिल सके। हमारे मोहल्ले से स्थित एक नाला है जिसमें पूरे शहर का पानी आता है लगभग, और वो नाला जाम होने की वजह से हम लोग बाढ़ पीड़ित हो जाते हैं और उस नाले पर बहुत सारे अतिक्रमण हैं जिनको हटाए जाने की आवश्यकता है।
नाले की सफाई और उस पर उसको पक्का नाला बनाने की हम लोग मांग रखते हैं प्रशासन से। अब कल जो है डीएम साहब ने एसडीएम साहब को और अन्य अधिकारियों को निरीक्षण के लिए आदेशित किया है। देखते हैं कल क्या होता है। ऐसे बहुत से आदेश हुए हैं जो धरातल पर कहीं कामयाब नहीं हुए और एक बार फिर पुनः हम लोग इंतज़ार करेंगे कल का। मूल रूप से यहाँ कोलघाट के निवासी हैं। पिछली बार जो बारिश हुई थी तो पूरे शहर का लगभग पानी कोलघाट के नाले से होते हुए नदी में जाता है और वो नाली का आगे जो है जाम है, वो पानी समुचित रूप से नदी में नहीं जा पाता है और वही जमाव का स्थिति अगर हटा दिया जाए, जहाँ पे नाली की निकासी उचित न होने के कारण हम सभी कोलघाट वासी जो है हर साल बाढ़ पीड़ित हो जाते हैं। और पिछले वर्ष हम लोग 3 महीना घर छोड़ने के लिए मजबूर हुए थे। इस वर्ष बारिश का महीना आने से पहले ही हम सभी लोगों का ब्लड प्रेशर बढ़ जा रहा है। बादल को देखते ही हम लोग समझिए कि एक लग रहा है कि फिर से कहीं बाढ़ में हम लोग डूब न जाएं और यही स्थिति बनी रही। तो इस बार 3 महीना नहीं 6 महीने के लिए पूर्णतया लगभग 10,000 आबादी के लोग बाढ़ प्रभावित हो जाएंगे। तो हमारा जिला प्रशासन से यही निवेदन है कि नाले की सफाई करा के अतिक्रमण को हटाया जाए और पानी बस नदी तक पहुंच जाए किसी तरीके से, पूरे शहर का जो गंदा पानी है। हमारे यहाँ जो 1 नंबर साइफन है उस पर शहर के करीब आधा सिटी का पानी हमारे ग्राम सभा से होते हुए 1 नंबर साइफन पर जाता है। उस नाले पर अतिक्रमण हो जाने के कारण जगह जगह जल भरा हो जाता है, जिसको अविलंब बरसात से पहले साफ कराया जाना अति आवश्यक। पैराडाइज इंटरनेशनल स्कूल, जहां आपके बच्चों को मिलेगा इंटरनेशनल अप्रोच के साथ इंडियन सोच की एजुकेशन। हम बच्चों को गुणवत्तापूर्ण एजुकेशन के लिए आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ क्वालिफाइड टीचर्स एवं परिपक्व मैनेजमेंट जो आपके बच्चों को भविष्य के लिए तैयार करते हैं। एडमिशन ओपन प्ले ग्रुप टू क्लास 9 CBSE पैटर्न इंग्लिश मीडियम। हमारे पास है 360 डिग्री डिजिटल एजुकेशन सिस्टम पैराडाइज लर्निंग प्रोग्राम। प्ले ग्रुप सेक्शन, जहां छोटे बच्चे के लिए आजमगढ़ का सबसे बड़ा प्ले जोन। अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य निर्माण के लिए पहुंचिए पैराडाइज इंटरनेशनल स्कूल, केंद्रीय विद्यालय रोड, हीरापट्टी, आजमगढ़।